सो क्वेश्चन नंबर 345 देखते हैं. हार्वर्ड कंपनी प्रोवाइडेड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन फॉर द ईयर ended 31st December, and all dividend will declared and proposed before the year end. There was no adjustment for under and over provision for the tax in the year 31st December 2007. No interim dividend were paid during the year. In addition, 10% loan notes were issued on 1 January 2007. So what is the Harvard operating profit before interest and tax for the year in 31st December 2007. सो पहले हम लोग को ये कैलकुलेट करना है. ठीक है. सो प्रॉफिट फॉर द ईयर मैंने यहाँ से कैलकुलेट किया है. सी वेट आई विल शो यू. ये रहा रिटेन अर्निंग. ठीक है. रिटेन अर्निंग हम लोग को दिया हुआ है आपको ब्रॉड फॉरवर्ड एंड कैरी फॉरवर्ड. ब्रॉड फॉरवर्ड आपका है 7. एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब रिटेन अर्निंग है, तो वो हमारा ब्रॉड फॉरवर्ड है 72,000 जो 2006 का है. एंड कैरी फॉरवर्ड हमारा 82,000 है, वो भी दिया हुआ है. एंड डिविडेंड पेड बोला हुआ है. ऑल डिविडेंड वे डिक्लेयर एंड प्रपोज बिफोर द ईयर इन. बिफोर इन बोला है तो हम 1600 लेंगे. आफ्टर द ईयर इन बोला होता तो हम लोग 1200 लेते हैं. सो ठीक है. अब नाउ हम लोग कैलकुलेट कर लिया. प्रॉफिट कितना आया हमारा 11,600. ये हमारा आंसर. तो मैंने यहाँ से कैलकुलेट किया प्रॉफिट फॉर द ईयर. अब उसके बाद टैक्स, हम लोग टैक्स इसमें ऐड करेंगे क्योंकि प्रॉफिट फॉर द ईयर जब आते निकालते हैं हम लोग टैक्स और इंटरेस्ट माइनस करके लाते हैं. सो हम लोग टैक्स ऐड करेंगे. सो टैक्स बोलते देयर वाज नो अंडर एंड नो एडजस्टमेंट फॉर द अंडर एंड ओवर प्रोविजन फॉर द टैक्स इन द ईयर इन 31st December 2007. मतलब इस ईयर इन में कोई अंडर और ओवर प्रोविजन का एडजस्टमेंट नहीं किया हुआ है. तो जो हमारा टैक्स पेबल इस साल का है वही हमारा अमाउंट होगा 15,000. तो मैंने 15,000 लिया. अब इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट के लिए हम लोग लोन पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. ऊपर से बोलता है कि एडिशनल लोन नोट इशू है कब 1 जनवरी को एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर. इट मीन्स यहाँ पे अमाउंट इंक्लूड होगा, हम लोग को दोबारा ऐड नहीं करना होगा. सो 40,000 पे हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे जैसे मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है. सी तो हमारा 4,000 आएगा. अब इन सबको ऐड करने के बाद हमारा जो इंटरेस्ट आएगा डैट इज 30,600 जो हमारा आंसर है सी. So now 346 नंबर क्या बोलता है. In the year in 31st May 2002, Galeon purchased a non-current asset at a cost of 140,000, financing them partly with a new loan of 120,000. And Galeon also disposed of non-current asset with carrying amount of 50,000 and making a loss of 3,000. And cash of 18,000 was received from disposal of the investment during the year. What is the Galeon at net cash inflow or outflow from investment activities to include in the statement of cash flow? ओके. सो हम लोग को कैलकुलेट यहाँ पे क्या करना है. कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितनी हो रही है. सो हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़. यहाँ पे हम लोग पहले क्या लेते हैं परचेज. सो नाउ परचेज और पीपी कितने में परचेज किया है. पीपी कॉस्ट क्या है 140. ये कैश आउटफ्लो हो रहा है तो हम लोग माइनस करेंगे 140 1 2 3. सो नाउ उसके बाद क्या हम लोग करते हैं प्रोसीड. इस सेल जो होता है प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ पीपीई कितना है. सो कितना दिया हुआ है हमारे पास. डिस्पोज कैरिंग अमाउंट विथ कैरिंग अमाउंट ऑफ 50,000 जहाँ पे लॉस हुआ है 30,000 का. तो कैरिंग अमाउंट 50 था, लॉस हुआ 3,000 यानी कि 47,000 में प्रोसीड हुआ है, कैश आया. एंड उसके बाद में डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर तो वहाँ से 18 कैश वहाँ पे भी आया. डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट से भी आया. ड्यूरिंग द ईयर में कितना आया है आपका 18,000. ठीक है. सो नाउ क्या करना है हम लोग को. सो अब हमारा यहाँ पे आएगा 75,000 आ रहा है मुझे. 75,000 ये क्या आ रहा है आपका नेगेटिव में, मुझे नेगेटिव में आ रही है. सो ये हो जाएगा आपका आउटफ्लो या इनफ्लो. आउटफ्लो ये आंसर होगा हमारा. सो क्वेश्चन नंबर 347 क्वेश्चन क्या कहती है. द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पॉम्पी एट 31st October. ओके. What is the Pompi net cash flow or outflow from the financing activity included in the statement of cash flow for the year in 31st October 2007? Okay, so cash flow from financing activity कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है हम लोग को. फिर चला गया. ओके. सो फाइनेंसिंग. ठीक है. ये हमारा कैश फ्लो. इसमें पहले क्या लिखते हैं इशू ऑफ शेयर कितना है.
इश्यूड ऑफ शेयर्स, ठीक है। इस रूप से कितना है, अब देखो शेयर कैपिटल पहले कितना था 80, अब हो गया 120, एंड शेयर प्रीमियम भी 40 था, अब हो गया 60। इट मीन्स कितना से इंक्रीज करा, ऊपर वाले में आपका 40 से इंक्रीज करा, नीचे वाले में 20। तो ऑल टुगेदर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 30 कॉमन है, तो मैं यहाँ पे मैं भी 30 कॉमन ले लेती हूँ, 1 2 3। सो नाउ 40 + 20 = 60 हुआ। ये इनफ्लो की आउटफ्लो, इनफ्लो। देन आपके उसके बाद लोन देखो आप रिपे कर रहे हो, कितने से 50 से घट रहा है ना, तो 50 आपने रिपे किया तो 50 यहाँ पे डालेंगे। सो अभी दोनों को करने के बाद क्या आएगा हमारी नेट कैश फ्लो फ्रॉम हमारी आएगी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो कि हमारा आंसर होगा 10 क्या 10,000 वो भी इनफ्लो आंसर होगा, ठीक है। सो नाउ 348 नंबर क्या कहता है। ओके, Cater company has a non-current asset with a carrying amount of 2500,000 on December 2007. Okay, during the year in 20th November 2008, the following occurred. So, what amount should be shown for the purchase of NCA in the statement of cash flow for the Cater Co for the year in 30 November 2008? Okay, तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, पहले लेजर बनाएंगे NCA का, क्या चीज़ पे, कैरिंग अमाउंट पे, नॉट ऑन द कॉस्ट, बिकॉज हम लोग को कैरिंग अमाउंट दिया हुआ है ब्रॉड फॉरवर्ड। सो NCA कैरिंग अमाउंट ब्रॉड फॉरवर्ड यहाँ पे होगा। ब्रॉड फॉरवर्ड कितना है कैरिंग अमाउंट का, 250,123 एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, नहीं 2500 देन 000 ना। ओके मीन्स 50 है, 2 3 5। ओके, सो नाउ उसके बाद आपका डेप्रिसिएशन चार्ट दिया हुआ है जो पीएनएल में है। डेप्रिसिएशन यहाँ पे आएगा डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन कितना है आपका 75,000। उसके बाद क्या, लैंड एंड बिल्डिंग विद कैरिंग अमाउंट ऑफ 1200 वाज रिवैल्यू एट 1700। सो रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना से हुआ है, रिवैल्यूएशन रिजर्व भी बोलते हैं इसको। तो आप इसको -1700,000 माइनस कर दो 1200,000, सो हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा 500, 1 2 3 रिवैल्यूएशन सरप्लस। और उसके बाद डिस्पोज हुई है कितने की, कैरिंग अमाउंट दिया हुआ है डिस्पोजल का हम लोग को। सो डिस्पोजल का कैरिंग अमाउंट है ऐसे, कैरिंग अमाउंट 120,000 वाज डिस्पोज फॉर 150। सो 120 1 2 3 डिस्पोजल, एंड कैरिंग अमाउंट जो कैरी फॉरवर्ड है वो भी दिया हुआ है, दैट इज़ 4200,123। सो आप टोटल कर लो इसको, ठीक है। सो नाउ डेप्रिसिएशन 75,000 है, एंड उसके बाद आपका 120,000 डिस्पोजल का है, एंड 4200,123 वी हैव ए क्लोजिंग बैलेंस ऑफ NCA। सो उसके बाद में माइनस कितना आया हमारा, ये पहले लिख लेते हैं 4395123। ओके, सो नाउ अब यहाँ पे हम जो परचेज़ करेंगे वो यहाँ पे फिगर आएगी, परचेज ऑफ PPE वो हो जाएगा, माइनस करो 500 123 माइनस 2500,123। सो वी हैव ए 13। ये परचेज में क्या होगा, कैश आउटफ्लो या इनफ्लो, तो हम लोग परचेज करके पैसा बाहर जाए तो आउटफ्लो, तो आ जाएगा 1395000 हमारा आंसर, ठीक है। ये हो जाएगा। सो 349 नंबर। Which three of the following item would you expect to see included in the operating activity section of the cash flow? Okay, so cash flow prepared using direct method. So payment made to supplier, obvious ये दिखते हैं। Increase in decrease in receivable ये हमारा indirect method में दिखता है, not in the direct method. Receive from customer yes ये दिखता है। Decrease और increase और decrease in inventory, increase और decrease in payable दोनों हमारा indirect method में दिखता है, and finance cost paid वो दिखता है। सो 3 हो गया हमारा, फर्स्ट सेकेंड एंड लास्ट, सॉरी फर्स्ट थर्ड एंड लास्ट, ठीक है। अब 350 नंबर। व्हेन कंपेयरिंग टू स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, वन प्रिपेयर्ड यूजिंग द डायरेक्ट मेथड एंड अदर प्रिपेयर्ड यूजिंग द इनडायरेक्ट मेथड, ऑन द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू स्टेटमेंट रिलेट टू द प्रेजेंटेशन ऑफ आइटम विद इन द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, येस दिस इज द ट्रू।
हम लोग को जो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन होता है ना, उतना ही फ़र्क है जो प्रेजेंट करने का तरीका। अदरवाइज इंटरेस्ट मैनेज करते हैं, ये टैक्स मैनेज करते हैं, और फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सेम होती है। सो 351 नंबर, when preparing a statement of cash flow using the direct method in accordance with IAS 7, the depreciation charge for the year is disclosed as an adjustment to reported profit for the year within the cash flow from operating activity। ये हम इनडायरेक्ट मेथड में करते हैं, नॉट इन द डायरेक्ट मेथड, सो ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है। सो 352 नंबर, ओके, क्वेश्चन खत्म।